नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जिस टॉपिक पे आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के बाद मुझे इमोशनली और साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोगों को भी पता चले। जैसे कि आप सब लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, तो आज की वीडियो जो है वो अपने देश में, भारत में फांसी की सज़ा कैसे होती है और फांसी की सज़ा होने के बाद और फांसी पर लटका दिए जाने के बाद क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जिनमें कैदी को गुजरना पड़ता है। तो आज सिलसिलेवार इस कहानी पे, इस स्टोरी पे मैं आपको बताऊंगा कि फांसी कैसे दी जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फांसी की सज़ा शुरू कैसे होती है। तो एक्चुअली जब भी कोई बंदे को किसी भी बंदे के ऊपर कोई केस चलता है जिसमें उसको फांसी की सज़ा होनी होती है, तो वो चीज़ें जो है वो सेशन कोर्ट से शुरू होती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक ए नाम का बंदा है, तो ए नाम के बंदे को सेशन कोर्ट में, जो कि सबसे निचली कोर्ट होती है, उसमें से उसको फांसी की सज़ा मिल जाती है। तो उसके बाद उसका फ़ैसला, जो भी जज ने उसका फ़ैसला दिया है सेशन कोर्ट में, तो हाई कोर्ट उस फैसले को फिर से री इन्वेस्टिगेट करती है, वो पूरे फैक्ट चेकिंग करती है और अगर हाई कोर्ट भी ये पाती है कि फांसी की सज़ा बिल्कुल सही है और इस कैदी को फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए, तो उसके बाद जो वो केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी वही काम करती है, बट थोड़ा टाइम लेकर, फैक्ट्स को अच्छी तरह से देखकर, सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखकर उस कैदी को अगर फांसी की सज़ा होनी है तब भी, अगर नहीं भी होनी है तो उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में जाकर ख़त्म होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी मुल्ज़िम को फांसी की सज़ा दे देती है तो उसके बाद कैदी के पास एक और जो होता है चांस होता है, वो होता है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट के पास वो अपनी मर्सी पटिशन जो है वो दायर कर सकता है, यानी कि जो क्षमा याचना है वो प्रेसिडेंट के पास जाती है। तो प्रेसिडेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से पूरी बात को समझकर, पढ़कर और अपने जो सलाहकार हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद वो उस फांसी के लिए आई क्षमा याचना के ऊपर काम करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को सज़ा होनी है तो अगर प्रेसिडेंट ने उसको क्षमा याचना को खारिज कर दिया है तो फांसी होना तय है। तो हमारे देश में दो तरह की कोर्ट्स होती हैं। पहली कोर्ट जो होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ लटकाकर ही फांसी देती है और वो होती है आम नागरिक की सज़ा। और अगर आर्मी में कोई फांसी की सज़ा पाता है, जिस भी कैदी को फांसी की सज़ा हो जाती है, उसको दो तरीक़ों से एक तरीके में सज़ा मिलती है, यानी कि उसको लटकाकर भी सज़ा मिल सकती है या गोली मारकर मार देने की का भी प्रावधान होता है। तो उसके बाद इस प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, आइए आगे देखते हैं। तो हमारे देश में इस कैद को नाम दिया गया है टू बी हैंग टिल डेथ, यानी कि उस वक्त तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ साल पहले ही एक रूल निकाला था कि जो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, यानी कि एक ऐसा केस, एक ऐसा जुल्म जो कि लगता है कि ना तो उससे बुरा कोई जुल्म होगा और अगर हुआ भी है तो
उसमें से इतनी निर्दयता दिखाई गई है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अभी इसकी एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे कि 2012 में निर्भया केस के साथ दोषियों के साथ हुआ था, तो उनको हाल ही में जैसे फांसी की सज़ा जो है वो दी गई। उनकी याचना जो थी सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उसमें से कुछ कैदियों ने अपनी क्षमा याचिका जो है वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचाई थी, पर उनकी क्षमा याचना जो है वो खारिज हो गई थी, तो उनका फांसी पे लगना तय हो चुका था। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही किसी कैदी को फांसी की सज़ा होती है तो उसका एक डेथ वारंट निकलता है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो अपना डेथ वारंट जो है, जिस भी कैदी के खिलाफ उन्होंने डेथ वारंट जारी किया है, उस जेल के सुपरिटेंडेंट को वो डेथ वारंट दिया जाता है और उनके साइन करवाकर वो डेथ वारंट उनको सौंप दिया जाता है। और जो डेथ वारंट होता है उसके ऊपर तारीख, समय और जगह, ये तीनों चीज़ें लिखी होती हैं कि किस टाइम, किस दिन और कौन सी जगह पर इस कैदी को सज़ा दी जाएगी, यानी कि फांसी दी जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसका डेथ वारंट सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचता है तो सुपरिटेंडेंट कैदी को जाकर बताता है कि तुम्हें इस दिन सज़ा दी जाएगी, और वही एक कॉपी जो है वो प्रशासन को भी देता है कि हमने कैदी को बता दिया है और पूरी तरह से समझा दिया है कि इतने दिनों के बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी। क्योंकि जब डेथ वारंट आ जाता है तो तभी से ये उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो जेल का जो सुपरिटेंडेंट होता है उसको हर वक्त ये ख्याल रखना होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो पेंडिंग ना रह जाए। जिसको भी बताना है उस वारंट में लिखा होता है और जेल मैनुअल में भी लिखा होता है। तो उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसी जेल में है जहाँ पे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, तो उस कैदी को वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, एक ऐसी जेल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे फांसी देने का प्रावधान होता है और फांसी देने के लिए पूरे इंतजाम किए होते हैं। तो जब कैदी को वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है तो उसके बाद दिन में 2 बार उसकी तलाशी ली जाती है। सबसे पहले उस कैदी को जब वहाँ पे लाते हैं तो डॉक्टर एक मेडिकल चेकअप करता है उस बंदे का, उस कैदी का, और अगर उसे कोई भी बीमारी या उसकी तबीयत में कोई भी खराबी नहीं है तो वो क्लीन चिट दे देता है। ज़्यादातर केसेस में होता है कि उनको क्लीन चिट मिल जाती है फांसी के लिए। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे 0.1 और 2% केसेस होते हैं जहाँ पे डॉक्टर उनकी सेहत के ऊपर रेड मार्क ना लगाएं, जबकि सभी जगह पे ऐसा हो जाता है कि उनको क्लीन चिट मिल जाती है। और उसके बाद जब कैदी को उस जेल में रखा जाता है तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस कैदी का जो बैरक है, यानी कि उसका कमरा जो जिस जगह पे उसको रखा जाएगा वो बाकी कैदियों से अलग हो, ताकि वो कैदी जो है किसी के साथ मिलकर कोई ऐसी प्लानिंग ना कर ले जहाँ जैसे कि भागने का प्लान या किसी भी तरह का वो ऐसा काम ना कर ले जिससे पुलिस प्रशासन जो है वो मुश्किल में आ जाए। तो इसकी बहुत ही तगड़ी एक चेकिंग, और उसको हर वक्त 24 घंटे जितने भी गार्ड्स हैं, 2 या 4 गार्ड्स अलॉटेड होते हैं, उनकी निगरानी में रखा जाता है और हमेशा उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। तो जैसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद 10-15 दिन पहले उस कैदी के घर वालों को सूचित कर दिया जाता है ताकि वो उस कैदी से एक बार आकर मिल ले, और अगर क्षमा याचिका प्रेसिडेंट के पास भेजनी है तो उसके घर वाले भेज सकें। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो भी कैदी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दे दी है, डेथ वारंट जारी कर दिया है, तो उसके जो घर वाले होते हैं वो ही क्षमा याचना के लिए प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। तो 15 दिन पहले उनको बता दिया जाता है और जेल मैनुअल के हिसाब से उनकी एंट्रीज और
हर एक कम्युनिकेशन रिकॉर्ड की जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार वालों को चिट्ठी लिखता है तो जेल मैनुअल के हिसाब से उस चिट्ठी को 5 बंदे पढ़ेंगे। पहले एक के पास जाती है, फिर दूसरे के पास, ताकि ये सुनिश्चित कर लें कि किसी भी तरह का कोड लैंग्वेज में कोई भी बात ना की हो, यानी कि कुछ ऐसी बात ना लिखी हो जिसको कोड के द्वारा घर वालों को कुछ ऐसी सूचना देने की कोशिश की जा रही हो तो वो जो चिट्ठी है उनके पकड़ में आ जाए। फांसी देने के लिए जो रस्सी होती है उस रस्सी को बोलते हैं मनीला रोप। मनीला रोप जो है वो एक अलग ही तरह के मटेरियल से बनती है और आम रस्सी से ज़्यादा मजबूत होती है। जिस भी फांसी से, रस्सी से कैदी को सज़ा देनी होती है, उस रस्सी की मोटाई, लंबाई, उसका वेट, हर एक चीज़ चेक करके वहाँ पे उनको जेल मैनुअल में रिकॉर्ड करना होता है और वहाँ पे उनको बताना होता है कि ये रस्सी का बनाने का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया गया है। तो इस तरह से रस्सी को लॉकर में जब रखते हैं तो एक एक नहीं, उसकी 2 फांसियाँ बनाकर लॉकर में रखते हैं, ताकि अगर एक फांसी टूट जाती है, एक रस्सी टूट जाती है, तो उसको तुरंत दूसरी रस्सी से फांसी दी जाए। जैसे हम सभी बचपन से मूवीज़ देखते आ रहे हैं, तो मूवीज़ देखने के बाद हम सोचते हैं कि जब बंदे को फांसी हो जाती है, या कई लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि जब एक बार रस्सी टूट जाती है तो उसके बाद उसकी फांसी की सज़ा जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक रस्सी टूट जाती है तो उसको तुरंत दूसरी रस्सी से फांसी दी जाएगी। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता है कि उसकी फांसी की सज़ा कैंसिल हो जाए, क्योंकि जो फांसी की सज़ा है वो बहुत सारे पड़ावों से गुज़रती है। तो इसके लिए उसकी दोबारा से अप्रूवल लेने की वेट नहीं की जा सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये रस्सी बनकर तैयार हो जाती है तो उस रस्सी को 1 हफ्ता उसको 2 बार चेक किया जाता है। एक फांसी देने के 1 हफ्ता पहले कि रस्सी में सब कुछ अप टू डेट है, यानी कि ये फांसी जो रस्सी जो है वो फांसी देने के लिए ठीक है। और दूसरी जांच तब होती है जहाँ पे रस्सी का पूरा एक तरह से चेकिंग होता है और उसको परखा जाता है। तो 2 दिन पहले फांसी, जिस रस्सी से फांसी देनी होती है, 2 दिन पहले की रात को उस रस्सी को एक ट्रायल फांसी के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जिस भी कैदी को फांसी होनी होती है उसी तरह की एक डमी तैयार की जाती है, उसी के जितना कद तैयार किया जाता है और उसी के जितना भार तैयार किया जाता है और उस डमी के रूप में बनाया जाता है। और उसके बाद उसको जिस तरह से फांसी दी जाती है पूरे उसी तरह के प्रोसीजर से वो चेक करते हैं। यानी कि वो फांसी एक बंदे की बजाय एक डमी को होती है, और अगर वो टेस्ट पास कर जाती है वो रस्सी, तो उसी रस्सी से कैदी को सज़ा दी जाती है। तो ये एक रस्सी का भी एक परीक्षण होता है। और फांसी देने के लिए सुबह के 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे ही तय किए गए हैं। यानी कि तीनों समय जो हैं वो सुबह के ही होते हैं। अगर फांसी जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी को होती है तो सुबह 8 बजे होगी। अगर मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर को होती है तो सुबह 7 बजे होगी। अगर मई, जून, जुलाई और अगस्त को होती है तो सुबह 6 बजे दी जाएगी। इसके 2 कारण हैं। सुबह फांसी देने के 2 कारण हैं। पहला ये कि उस टाइम पे सभी कैदी जो हैं वो सो रहे होते हैं, और दूसरा कारण ये कि जिस बंदे को फांसी होनी होती है तो वो सुबह उठे और उसको पूरा दिन फांसी का इंतज़ार ना करना पड़े। तो इसीलिए ये टाइमिंग जो है वो सिलेक्ट की गई है। उसके बाद क्या होता है कि सुपरिटेंडेंट
एक दिन पहले, यानी कि फांसी से एक दिन पहले उस कैदी को फांसी की जगह तक लेकर आता है। पूरा का पूरा जो वहाँ पे सिस्टम बना हुआ होता है, उस सिस्टम को वो कैदी को दिखाने के लिए आता है कि तुम्हें इस जगह पे फांसी होगी। तो कैदी जो है वो एक तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। जब मैं अपने किसी पुलिस फ्रेंड से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि इसमें कैदी को उस वक्त उसको ये जगह इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि पुलिस वालों की कोशिश होती है कि उस कैदी का थोड़ा सा डर अगर कम हो सके, तो इस जगह पर लाने के बाद जब वो देखता है, सारा एनवायरनमेंट देखता है, तो वो थोड़ा सा अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेता है और 10-15% का डर उससे निकल जाता है। तो ये भी एक कारण है। वैसे तो जिसको फांसी होगी उसको तो क्या ही डर निकलेगा, तो वो पल पल मरता है और हर दिन मरता है। तो ये था सुपरिटेंडेंट और कैदी के बीच का तालमेल। उसके बाद क्या होता है कि जो मैजिस्ट्रेट है उसको वारंट दिखाया जाता है। वारंट दिखाने के बाद मैजिस्ट्रेट को बताया जाता है कि इस दिन आप फांसी के लिए यहाँ पे आएंगे और उनको अकम्पनी करेंगे। तो मैजिस्ट्रेट का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सिग्नेचर करके देता है, तो पुलिस अपने रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लेती है। तो उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उस डेथ वारंट पे कैदी के साइन करवाए जाते हैं और उसको फांसी की जगह पर ले आया जाता है। तो फांसी की जगह पर 3 बंदों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जेल सुपरिटेंडेंट, दूसरे जो हैं वो डॉक्टर, तीसरे जो हैं वो मैजिस्ट्रेट। इन तीनों बंदों का होना बहुत ज़रूरी है। सुपरिटेंडेंट जो है वो अपना सिक्योरिटी का जितना भी किया गया था, अरेंजमेंट किया गया था, उसको सुनिश्चित करते हैं। डॉक्टर जो हैं वो उसकी मेडिकल हेल्थ जो है वो चेक करते हैं कि कैदी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की उसको बीमारी तो नहीं है। तो वहाँ से क्लीन चिट मिलने के बाद एंड में मैजिस्ट्रेट के साइन होते हैं और मैजिस्ट्रेट वहाँ पे बता देता है कि इतने मिनट के बाद ये लीवर खींच देना है। तो उसके बाद उसके सर के ऊपर काला कपड़ा चढ़ाया जाता है और रस्सी जो है वो पहले ही वहाँ पे लटका दी हुई जाती है। तो जो जल्लाद होता है, जल्लाद को बोल दिया जाता है कि आप इतने मिनट के बाद ये लीवर खोल देंगे। उनके पास एक काउंटडाउन, एक घड़ी होती है। तो जैसे ही वो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और काउंटडाउन ख़त्म होता है तो जल्लाद जो है वो लीवर खींच देता है। जल्लाद के बारे में आपको बता दूं कि एक फ़न फैक्ट है, इंडिया में अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही जल्लाद बचे हैं। यानी कि कुछ जल्लाद ऐसे थे जिन्होंने इस वजह से यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया कि क्योंकि उनको अब इस काम से घिन आने लग गई थी। और अभी के जो मौजूदा सीनियर जल्लाद हैं उनका नाम है पवन, और दूसरे जल्लाद जो हैं वो पवन का ही बेटा है जो कि इस जल्लाद के काम पे आता है। जल्लाद से पूछताछ करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई जो भी जल्लाद होता है वो बहुत ही बड़े दिल से फांसी का जो उसका लीवर होता है वो खोलता है। उससे पहले उस जल्लाद की प्रॉपर काउंसलिंग होती है। साइकोलॉजिस्ट, 2 साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे आते हैं। एक दिन पहले उस जल्लाद की काउंसलिंग होती है और उसको कहा जाता है कि किस तरह से आपने इन चीज़ों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हो, देश की सेवा कर रहे हो। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके उसके दिमाग को काम एंड रिलैक्स किया जाता है। तो उसके बाद हम वापस आते हैं फांसी की जगह पे। तो वहाँ पे जब जल्लाद को काउंटडाउन बता दिया जाता है तो तय समय पर, पूरे तय समय के ऊपर वो जल्लाद जो है वो लीवर खींच देता है और बॉडी जो है वो तब तक लटकती रहती है जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती हैं। उसके बाद जब उसको फांसी दे दी जाती है
तो डॉक्टर जाके उसकी नब्ज़ चेक करता है। अगर वो मर गया है, उसकी सांसें अब नहीं चल रही हैं, तो डॉक्टर जो है वो ये सुनिश्चित कर लेता है कि अब वो मर गया है। तो उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट है उसके फिर से डेथ वारंट पे साइन होते हैं, जहाँ पे ये लिखा जाता है कि इस कैदी उस पर कैदी की डिटेल होती है, वो नीचे एक नोटिंग देते हैं, द अक्यूज्ड हैज़ बीन हैंग्ड टिल डेथ, ऑल प्रोसेस फॉलोड, ऑल प्रोटोकॉल फॉलोड। तो जेल में कैदी जिसको फांसी होती है, तो उस बंदे की डेथ वारंट और लटकाने तक की ये कहानी थी। तो कहा जाता है कि जिस दिन डेथ वारंट आ जाता है, उस दिन से जो कैदी हैं वो खाना खाना बंद कर देते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती है, और पल पल हर दिन वो मरते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है वो उसी दिन से ख़त्म हो जाती है जिस दिन उसको डेथ वारंट आ जाता है। तो आप सब लोगों की इसके बारे में क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हो कि किसी को फांसी देना ठीक है या गलत है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये मेरी रिसर्च, मैं इसको कहानी नहीं कहूँगा बट मैं इसको रिसर्च बोलूँगा, कि आपको मेरी रिसर्च अच्छी लगी है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।